नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में है बात जो कि असलियत है। विपक्ष आमादा है हिंदू मुसलमान की राजनीति करने। विपक्ष, और ध्यान दीजिएगा जब मैं ये कह रहा हूं, विपक्ष जानबूझकर यह बात हर दिन हारने के बाद भी कह रहा है कि देखो हमने हरा दिया। किसको? बीजेपी को। यूपी में हमने बाबा को हरा दिया और दिल्ली में हमने मोदी को हरा दिया। कैसे? वो विपक्ष ही जानता है। विपक्ष ने एक चीज 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले, और ध्यान से सुनिएगा आप जब मैं बोल रहा हूं आपको, 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले कर्नाटका के इलेक्शंस में टेस्ट किया था। उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित किया और वो उसमें सक्षम रहे। बीजेपी उसकी आलोचना करती रहे, पॉलिटिकल एनालिस्ट उसकी आलोचना करते रहे, लेकिन जब मेरी कुछ कांग्रेसी नेताओं या विपक्षी नेताओं से बात हुई तो वो कह रहे हैं या कहते हैं कि भैया इलेक्शन में या राजनीति में हम ताली बजाने आए हैं क्या? जब बीजेपी खुल के प्रो हिंदू राजनीति कर रही है तो हम भी कर रहे हैं, जिससे हमें जीत मिले। तो उन्होंने कर्नाटका में किया और खुल के किया। उन्होंने जनरल इलेक्शंस में किया और खुल के किया। ऐसे ही नहीं, 44 से 55 और 55 से 99 हो गया विपक्ष और कांग्रेस। कांग्रेस अगर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो वो उनके लिए काम कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस। बीजेपी ने अगर ये बोले कि हमने प्रो हिंदू राजनीति नहीं की तो दे विल बी रॉन्ग। उन्होंने की। उनके लिए कितना सही बैठा, ये कितना गलत, वो उनको देखना है, क्योंकि उनके लिए इट जस्ट डिडंट वर्क आउट कंप्लीटली। अगर पूरी तरह रिवर्स पोलराइजेशन हुआ होता, अगर हिंदू वोट बैंक एकत्रित हुआ होता बीजेपी के लिए, तो वो 240, 42, 44, 45, 46 पे नहीं रुकते। वो 280 के ऊपर जाते, 300 के आसपास जाते, जो कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी आप करते रहिए विकास की राजनीति, मोदी जी आप बोलते रहिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम तो माइनॉरिटी, हम तो तुष्टीकरण की राजनीति करें क्योंकि हमें उससे नंबर मिल रहा है। आप बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अब विपक्ष डंके की चोट पे वो कर रहा है और कह रहा है जो उसको लगता है उसको नंबर लाएगा। इलेक्शन में उसको रियलिस्टिकली टॉकिंग बोलने के लिए कुछ भी, 29 में भी, अगले इलेक्शन में भी वो कोई 270 टारगेट नहीं कर रहा है। कांग्रेस अपने आप में 140, 150, 160 का टारगेट रख रही, क्योंकि उसको पता है कि जिस तरह की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, या खुल के बात की जाए तो मुसलमानों को रिझा के वो जो क्या दिया है उन्होंने आज तक मुसलमान, ये एक अलग बात। क्योंकि कितने मुस्लिम स्कॉलर्स आपके बोलते हैं कि हमको तो इन्होंने भी इस्तेमाल किया, उन्होंने मिला क्या? लेकिन कांग्रेस बोलती है देखो, पहली बार भारत के इतिहास में 47 के बाद एक ऐसी सरकार है जिसमें एक भी कैबिनेट मिनिस्टर मुस्लिम नहीं है। तो सरकार बोलती है सिख है, माइनॉरिटी है, मुस्लिम नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन रिवर्स पोलराइजेशन बीजेपी के लिए नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो बीजेपी 240 पे नहीं रुकती। अब विपक्ष उसको नीचे पर्कुलेट कर रहा है, ग्राउंड पे पर्कुलेट कर रहा है, और वो दिखने लगा है। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटों में 2 इंसिडेंट हुए हैं। गर्मा जी जरा चला दीजिए, एक तरफ बरेली और एक तरफ फिरोजाबाद। बरेली और फिरोजाबाद। बरेली की बात करूं पहले, 2 गैंग हैं या 2 गैंग के सरगना है। सरेआम फुल फ्रेम कर दीजिए 60-40 गरिमा। बरेली फर्स्ट, बरेली की बात कर रहा हूं। ब्रांडेड विंडो नहीं है, ब्रांडेड होनी चाहिए थी। धीरज और शुभम एनीवेज बरेली चलाते हैं गरिमा। पहले ये बरेली की तस्वीर है, ये उत्तर प्रदेश का बरेली है। जब लगातार विपक्ष ये मैसेज भेज रहा है बाबा कमजोर हो गए, बाबा कमजोर हो गए, बाबा कमजोर हो गए, लगातार मैसेज भेज, लगातार। आप अभी अब किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अरे हमने हरा दिया बाबा को उत्तर प्रदेश, वो पर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा है ग्राउंड। क्या बाबा सचमुच कमजोर हुए? नहीं। लेकिन
एंटी सोशल एलिमेंट्स इसका फायदा उठाते हैं। जैसे वो देखते हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, क्या सचमुच है? नहीं, लेकिन ये परसेप्शन दिया जा रहा है। बरेली के पुलिस वाले क्या कर रहे थे? बरेली के डीएम क्या कर रहे थे? व्हाट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग? ये बरेली है, फ्लिप मारते हैं फिरोजाबाद के बीच में। फिरोजाबाद में खुलेआम पत्थरबाजी हो रही है। एक इंसिडेंट हुआ, सही है गलत इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। पत्थरबाजी की अनुमति किसने दी? कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई जात हो, किसने दी? बरेली में जो गोलियां चली वहां कोई माइनॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है। बात एंटी सोशल एलिमेंट्स की हो रही है। ये अचानक क्यों भर रहे हैं? आप बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। हर चीज में हिंदू मुसलमान नहीं होता है, लेकिन ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स। पिछले 12 घंटे में उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर्स ट्रांसफर हुए हैं। क्या बरेली के ऑफिसर ट्रांसफर हुए हैं? क्या फिरोजाबाद के ऑफिसर ट्रांसफर हुए हैं? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्ष ये पर्कुलेट कर रहा है जमीन पर कि देखो बीजेपी को हमने हरा दिया, बीजेपी कमजोर हो गई। क्या बीजेपी सचमुच कमजोर हुई है? नहीं, क्योंकि ये 2 विजुअल्स मैंने आपको दिखाए बरेली और फिरोजाबाद के, दिस इज रियलिटी। लेकिन रियलिटी एक और है कि बाबा का बुलडोजर घर में रुक नहीं रहा है, तो कहना है बाबा का बुलडोजर ऑन है। नो, लखनऊ में एक इतने बड़े जमीन जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड थी, इलीगली ऑक्यूपाइड, उस पर चलाया बोल। लोगों ने कहा गलत, एक धर्म खास के लोग रहते हैं ज्यादातर वहां, ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर। गलत है, गलत है। क्या गलत है? इलीगली ऑक्यूपाइड। ये तो एक जगह थी। मेरे को जो बताया जा रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, बाकी पत्रकारों के पास भी ये जानकारी होगी कि 3 और चिन्हित माफ कीजिएगा 3 और जगहें, 3 more, और अगर 3 और हैं और वो तीनों को एक धर्म या मजहब खास की नहीं, वो इलीगल है, तो क्या बाबा सचमुच कमजोर हुए? नहीं, लेकिन ये पर्कुलेट किया जा रहा है कि देखो बाबा उत्तर प्रदेश में कमजोर हो गए, मोदी दिल्ली में कमजोर हो गए, विपक्ष जीता है। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये पिक्चर का डायलॉग अच्छा लगता है, लेकिन जब कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे उन अफसरों को भी यह समझना होगा, क्या वो विपक्ष के इस एजेंडा से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? नहीं तो बरेली के डीएम क्या कर रहे थे? बरेली के एसएसपी क्या कर रहे थे? फिरोजाबाद के एसएसपी क्या कर रहे थे? फिरोजाबाद के डीएम क्या कर रहे थे? पूछता है भारत। और सिर्फ ये नहीं, राजस्थान में हुआ, राजस्थान में हुआ, गाजियाबाद में इंसिडेंट हुआ। ये सिर्फ एक स्टेट स्पेसिफिक, ये एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक नहीं है, एक जिला तक सीमित नहीं है। आप बात समझिए, दोबारा नेशनल पर्सपेक्टिव में चीजों को लेके जाते हैं। कांग्रेस और विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति या माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स अब खुल के कर रहा है। उसका टारगेट है 44 से 99 हो गए, अब 99 से 150 लाने हैं अगली बार, 150 प्लस। कांग्रेस का अपना टारगेट है, चाहे बोले वो बाहर 270, जैसे इस बार बोल रहे थे 300, लेकिन ये जब मैसेज लगातार जाता रहता है और कुछ लोगों को हो सकता है सत्ता में भी बैठे हों, अफसरशाही को, नौकरशाही को यह लगने लगता है कि जो अभी सत्ता में है वो कमजोर हो रहा है, तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। आप यू अंडरस्टैंड माय इंडिकेशन? आप समझ रहे हैं? और तुष्टीकरण की राजनीति से किसी को फायदा नहीं होता है। इल्जाम हमेशा लगता है किस पे? बीजेपी पे, कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कम्युनल पॉलिटिक्स किसके ऊपर लगता है इल्जाम? अगर मैं पूछूं आपसे अभी, तो आप बोलेंगे बीजेपी पे, बीजेपी पे इल्जाम लगता है। लेकिन आखिरकार कौन कर रहा है, यह आपको सोचना है। कैसे हो रही है, यह आपको सोचना है। इसका नुकसान, खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, यह आपको सोचना है। और इसी पे है आज पूछता है भारत। मेरे पास पूरा पैनल है, वो डिफरेंट पैनल ऑन द वीकेंड, डिफरेंट पैनल। मेरे साथ अंबर जैदी जी हैं, मेरे साथ सुबूही खान है, मेरे साथ नाजिया खान है, फिरोज अहमद बख्श साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, मुमताज आलम रिजवी मेरे साथ हैं, सैयद जवाद मेरे साथ हैं, रंगरेज साहब मेरे साथ हैं, फाजिल अहमद मेरे साथ हैं, हासिक खान साहब मेरे साथ हैं। बहुत दिनों बाद खान साहब अब मेरे साथ आए हैं डिबेट पे। हमारा नया स्टूडियो कैसे लगा खान साहब? बढ़िया है, थोड़ा दूर है लेकिन बढ़िया है, वही बात, टेंशन नहीं लेना खान साहब। खान साहब ये बताइए, ये कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति और इससे किसको फायदा होता है? खान साहब आप इसे शुरू करता हूं, बताइए जरा। देखिए जी, देश में 145 करोड़ हिंदुस्तानी हैं।
तुष्टीकरण पार्टियां जो करती हैं वो हिंदुस्तान के साथ धोखा करती हैं, भारतीय संविधान के साथ धोखा करती हैं। अभी जो एक मिनिस्टर हैं, जो एक एमपी हुए हैं, वो कहते हैं कि यादवों ने और मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, हम उनको काम नहीं करेंगे। ये भारतीय संविधान की भी अवहेलना कर रहे हैं, भारतीय संविधान का भी तौहीन कर रहे हैं। जबकि इन्होंने शपथ ली थी और शपथ में ये कहा कि मैं राष्ट्र के गीता पे हाथ रख करके राष्ट्र के हर नागरिक के साथ एक सा मामला करूंगा। हमारा मुल्क जो है खूबसूरत मुल्क है, दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है, इसकी डेमोक्रेसी को दुनिया में चर्चा है। हाँ, पार्टियां लड़ती हैं, चुनाव जब तक लड़ती हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़े, कांग्रेस लड़े, शिवसेना लड़े, एसपी लड़े, बीएसपी लड़े, लेकिन जब देश का कोई प्रधानमंत्री बन जाता है या देश का चीफ मिनिस्टर बन जाता है, वो किसी पार्टी का नहीं, राष्ट्र का और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता है और वो सारे नागरिकों के साथ एक सा मामला तुष्टीकरण करने वाले जो भी देश के साथ तुष्टीकरण करते हैं, कोई सी भी पार्टी करे, वो देश के साथ धोखा करते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा मुल्क, इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि 8 मज़ाहिब के लोग इस मुल्क में बड़े प्यार से पिछले 75-77 साल से रहते आ रहे हैं और ये मुल्क, इसको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ अपना मुल्क का हिंदुस्तानी अपने मुल्क से प्यार करता है। और जो बरेली की घटना हो, फिरोजाबाद की घटना हो, इसकी निंदा हर उस नागरिक को करना चाहिए जो नहीं, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स रंगरेज साहब ये अचानक एक्टिव क्यों हो गए? विपक्ष, ये देखिए नंबर्स गेम में, आपसे राजनीति की बात नहीं करा। समाजवादी पार्टी कह रहे मैं 37 सांसद लेके हमने बाबा को हरा दिया, बहुत अच्छी बात है, उनकी गणित कहती होगी। मैं कह रहा हूं कौन जीता कौन हारा ये जनता डिसाइड करती है। जनता का पार्ट आप भी हैं, मैं भी हूं, है ना? हम लोग सबने वोट किया, मैम आप भी हैं, सबने वोट किया, सबके अपनी अपनी सोच है, अपने अपने हिसाब से वोट किया। लेकिन जब यह मैसेज चला जाता है कि देखो अब हम कांग्रेस खुल के हम माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करेंगे, आपको लगता है उससे फायदा होता है? मैं एक बात कहूँगा ऐश्वर्या जी, जैसे ही चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले ली, उसके तुरंत बाद से मॉब लिंचिंग की जो पहले का जो मामले चल रहे थे 2014 से, मॉब लिंचिंग, ये जरा ध्यान दिया जाए। मॉब लिंचिंग के ये जो आपने जो भी बताया अलीगढ़ का मसला, वहाँ पे एक मेरी ही बिरादरी का लड़का था, वो उसका नाम औरंगजेब करके नाम था उसका, उसको पीट पीट के मार दिया गया। और ऐसी वारदात कई सारी जगह हो रही है, मगर भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है वहीं पर क्यों हो रही है? फिर उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई, अवैध निर्माण, वो क्या पहले से तो मतलब अवैध निर्माण तो अवैध है, आज हो या कल हो या परसों हो या फिर साल भर पहले हो, अवैध तो अवैध है रंगरेज जी। अवैध निर्माण को आप ठीक बताएंगे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अवैध निर्माण तभी नजर आता है कि जब जो है वहां पर जब ज्यादा तादाद जो है अगर मुस्लिमों की है तो वो अवैध निर्माण हो जाए। आपको ऐसा लगता है? मस्जिदों को भी आपको लगता है कांग्रेस आएगी तो ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा बिल्कुल। आपको लगता है कांग्रेस आएगी तो आपके अवैध निर्माण को बचा लेगी? माइंडेड अवैध निर्माण की बात नहीं, तो आपने कहा कि अवैध, क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस आपने कहा अवैध है। देखिए पॉइंट पे आइए, देखिए आपकी स्माइल 1000 बात बोल जाती है। लोग कहते हैं टीवी एक्सपोज करता है, मैं कहता हूं टीवी ओवर एक्सपोज करता है रंगरेज जी। नहीं, कैमरा ऑलवेज ओवर एक्सपोजेस। अगर मेरे इमोशंस है ना वो टीवी पे दिख जाते हैं, अगर मैं कहीं खुश हूं दुख हूं सब दिख जाते हैं। मैं आपसे क्लियरली पूछ रहा हूं, कांग्रेस आएगी तो आपके अवैध निर्माण को रहने देगी ना? इसीलिए आप चाहते हैं कांग्रेस नहीं, सपा आ जाए? जितनी भी सरकारें आती हैं ऐश्वर्या जी, वो चाहती हैं कि कैसे लोग एक आशियाना बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। ये तो सरकारी जमीन पे बना लेंगे। नहीं, सरकारी जगह मतलब तभी क्यों आज ध्यान दिया जाता है बुलडोजर की कार्रवाई? सरकारी जमीन पे बना बुलडोजर क्या न्याय का प्रतीक हो सकता है ऐश्वर्या जी? बुलडोजर का कोई समाधान है? कोई देश में कोई ऐसा कानून बना है जिसकी वजह से आप किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे? न्याय जो है वो अदालतें देंगी या इंसाफ जो है इंसाफ कोर्ट देगी या पब्लिक के लोग और सरकारें जो है लोगों के मकान तोड़ देंगी? जी मैम। जी ऐश्वर्या, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी जो लोकसभा के और इंडी अलायंस को जो खासतौर से उत्तर प्रदेश में फायदा हुआ है बीजेपी की नेग्लिजेंस की वजह से, उसमें कोई इंडी अलायंस का कोई बहुत बड़ा कुछ करना नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा झंडा नहीं गाड़ दिया जिसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो सीटें हासिल की हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है उस इंडिया अलायंस को, जो हमेशा से खासतौर से कांग्रेस की जो एक रिवायती राजनीति, रिवायती सियासत रही है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करके, तुष्टीकरण की जन्मदाता ही कांग्रेस है, वो उसी टेस्टेड फॉर्मूला को फिर से उसमें और ज्यादा हवा भर रही है। उनको कॉन्फिडेंस मिल गया है कि यही तुष्टीकरण की, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके हमेशा कांग्रेस की नैया पार हुई है और एक बार फिर से देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति वो कर रहे हैं। और रही बात बुलडोजर की, तो अवैध निर्माण अपने आप में अवैध होता है। आप अवैध
अवैध जमीन पर क्यों अपना आशियाना बसा रहे, जब आपको पता है कि ये अवैध जमीन है? आज नहीं है ना कि भाई अवैध है, कांग्रेस और सपा आएगी, इसके पीछे कांग्रेस और सपा आएगी तो रहने देगी। नहीं मैं आ रहा हूं, आपने बोल दिया, लोगों ने बोला नहीं है, एक एक बार सब बोलते, फिर आ रहा हूं। मैम अपना बात कंप्लीट कीजिए प्लीज, बोलिए। मैं सिर्फ 10 सेकंड में बात करना चाहती हूँ कि ये जो अवैध रोज अहमद बख्श साहब आ रहा हूं, बसाई बहुत दिनों बाद आप भी आ रहे हैं, उसी में ये जो सेक्युलर पार्टी है ये अपनी वोट बैंक बसाते हैं, बनवाते हैं, अपने वोट बैंक को बसाते हैं और उनको अपने चुनाव में अपने फायदा होता है क्या मैम? एग्जैक्टली फायदा होता है, मुसलमान से बिल्कुल किसी का भी फायदा होता है? आप ये बताएं, तुष्टिकरण किसी का भी फायदा करने वालों को फायदा नहीं हो रहा। डोंट डू दिस शर्मा, जो मैंने बोला है वो रखो टॉल विंडो। रिजवी जी, फायदा होता है, रिजवी जी फायदा होता है क्या? फायदा होता है क्या? आपने एक बार मेरे को डिबेट पे कहा था कि ऐश्वर्या हमको तो इन्होंने भी इस्तेमाल किया, उन्होंने भी, हमको मिला क्या? रिजवी जी मैं ये सीरियसली पूछ रहा हूं, ये तुष्टिकरण की राजनीति से जो भी अंग्रेज जी के मुंह से निकलते निकलते रह गया कि भैया वो आएंगे तो हमारा नहीं टूटेगा, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जी, ऐश्वर्या जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि ये जो बात कह रहे हैं कि चारा और बेचारा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये बिल्कुल सही बात है। एक हमें चारा समझता है और दूसरा हमें बेचारा समझता है। जहां तक अवैध निर्माण की बात है तो ये सही है कि जो अवैध है वो तो जरूर गिराए जाएं, लेकिन एक टाइमिंग होती है। हाँ? और जैसा कि अभी हमने देखा, और नाम, खास तौर से नाम, अब जैसे लखनऊ में अभी देखिए कि अभी अकबर नगर को तकरीबन 1800 मकानात गिराए गए। अब कहा जा रहा है कि अबरार नगर का भी नंबर है, फिर उसके बाद एक इसी तरीके का नाम और मुस्लिम नंबर जो नाम है। अगर गोमती नगर में भी, देखिए समझता हूं कि क्योंकि आप लोग मतलब लखनऊ की बात करें, मैं कह रहा हूं अगर गोमती नगर में भी होगा, गोमती नगर एक्सटेंशन में भी होगा, आप मुझे बताइए सीएम हाउस है, वो कौन सी रोड है मैं भूल रहा हूं जहां पे सीएम का आवास है, केडी मार्ग, हाँ, केडी के पीछे, केडी के पीछे आर्मी वालों का कंटोनमेंट एरिया है, उसके साइड में इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं 1 साल पहले गया था 7-8 महीने पहले गया, नहीं गया, हटा दिया। वहां तो आप लोग कुछ नहीं बोले। इलीगल तो इलीगल है ना, चाहे वो केडी मार्ग के पीछे हो या फिर किसी और जगह हो। आप उसको बना रहे कि यहां पे एक धर्म खास के लोग रहते हैं इसलिए दिक्कत है। मेरी प्रॉब्लम ये है ऐश्वर्या, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हो, हम इससे इनकार आप पूछ लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल मेरा रिजवी साहब आपसे है, आप ही बताइए, आपने कहा अकबर नगर में जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा गया और नाम आप अकबर नगर और अबनार नगर की बात करें, क्या वहां पर मंदिर और हिंदुओं के घर नहीं तोड़े गए जो कि अवैध थे? एवरीवन, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति सिंह के लगे थे। अब ये सुनेंगे नहीं, ये क्यों होता है? मैं कह रहा हूँ कि उसमें तो सब शामिल है ना, उसमें तो सारी हुकूमतें शामिल है। और जिन लोगों ने अलॉटमेंट किया है उन अफसरान को, उस दौर में जो अफसरान थे, उस दौर में जो मिनिस्टर थे, उन सबको कटघरे में खड़ा किया जाए ना। कि आखिर ये जो तो किसने मना किया? 50,000 लोग बेघर हो रहे हैं, ये कहां जाएंगे रातों रात? नाजिया ऑल्सो कौन इसका जिम्मेदार है? चाहे वो बेचारा हो चाहे चारा हो, लेकिन जो मारे फाजिल साहब, फाजिल एंड नाजिया ऑन एयर, 1 वर्सेस 1 विद ग्राफिक्स। आपको फाजिल साहब, या फाजिल एंड नाजिया ऑन एयर, फाजिल साहब, फाजिल एंड नाजिया ऑन एयर नाउ, 1 वर्सेस 1। शर्मा फास्ट, या फाजिल जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई, पब्लिक का जनादेश है, हाँ, इतना आप बुरा मान गए कि लोगों ने वोट। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं माना कि 240 के बाद आप सरकार को बोल रहे हैं हार गए। जनता का मूड है ना, जनता जो चाहेगी बिल्कुल, जनता ने चाहा कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी बने। इतना बुरे मान जाए, मैं क्या बुरा मान रहा हूँ कि आप इतना वोट दे दिया, इतना वोट दे दिया। अरे भाई, जिसको जो अच्छा लगेगा। अच्छा आप बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, आप नहीं, आप, अरे फाजिल साहब आपसे पूछ रहा हूँ, गणित आपने पढ़ी है ना, बेसिक आपके पास क्या है, सॉलिड, आप पढ़े लिखे व्यक्ति। 99 बढ़ा है कि 240 बढ़ा है? 99 बढ़ा है कि 240 बढ़ा? 400 को 300 के नीचे ला दिया है? हम तो ये जान रहे। अच्छा, 400 को 300 नीचे कर दिया, इतना गुस्सा में। उसी में खुश हैं आप? अरे हम नहीं खुश, आप इतना गुस्सा में। नाजिया आ रहा हूँ, बोलिए बोलिए अपनी बात। गुस्सा में है। अब दूसरी बात, अभी कल बवाना में, दिल्ली में बवाना में, होल्ड ऑन नाजिया, नाजिया जी आ रहा हूँ नाजिया, बवाना में जस्ट लेट हिम कंप्लीट, मेरे को हटाइए 1 वर्सेस 1। मस्जिद तोड़ दी बवाना के अंदर, दिल्ली के अंदर। अच्छा, वैध और अवैध कौन तय करेगा? अदालत तय करेगी ना, क्या आप हम तय कर देंगे? एब्सोल्युटली अदालत करेगी, यू आर राइट। विधायक क्षेत्र का विधायक तय करेगा। विधायक कैसे करेगा? अदालत लीगली करेगी। अभी आपने बोला अदालत, अब आप बोल रहे विधायक। वैध और अवैध कौन तय करेगा? आप लीगल प्रोसीडिंग, ये स्टूडियो को यहाँ करके तोड़ दे आपका रात को, अगर लीगल है तो कैसे तोड़ देगा? नहीं, तोड़ सकता है, क्या कर लेंगे आप? वैध और अवैध तो सरकार अगर तोड़ेगी तो, कमिंग नाजिया जी, कमिंग, सरकार तोड़ेगी तो आपको नोटिस देगी, आपको बुला करके आपकी चीजों को देखेगी, न कि आके बुलडोजर तोड़ देगा आपको रात को, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ऐसे ही सबके साथ है।
जो जो Coming नाज़िया। आपको हो रही है अपना घर तोड़ने में, दूसरों को भी हो रही है। ओके, आप उसको नाज़िया जवाब तो दीजिए। नाज़िया जवाब दे। जी नाज़िया बोलिए। यस नाज़िया। इनको कहिएगा कि सिर्फ 30 सेकंड खामोश आप रहने के बोलिए, लिए आप अवैध 60 निर्माण बोलिए। है टूटेंगे, और सिर्फ मुसलमानों के अवैध निर्माण नहीं टूटे हैं, हिंदुओं के भी टूटे हैं। मंदिरों को तोड़ के भी उनके मूर्तियों को दूसरी अच्छा, हम जगह लोग कहाँ स्थापित कह किया रहे हैं? गया है। हम लोग थोड़े अब कह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हड़प किया था, उसके बारे में क्या कहिएगा? बेचारा शिया वक्फ बोर्ड तो अपनी प्रॉपर्टी को रिटर्न लेने के लिए सरकार योगी जी के पास ही चला गया। मैं तो पूरे केस के पेपर लेकर के बैठी हुई हूँ। अब आती है बात कि चैरिटेबल क्लिनिक जो वक्फ बोर्ड के द्वारा खुली थी, उसको भी हड़प कर लिया मुसलमानों ने, और अतीक अहमद की नेतृत्व में हड़प किया गया। और दोबारा जब योगी जी का उसमें इंटरफेरेंस हुआ, तब दोबारा से वो चैरिटेबल क्लिनिक खुला और लाखों मजबूर लोग वहां पर जाकर के अपने स्वास्थ्य का आराम से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब बात आती है कि मैं इंडिया अलायंस वाले से पूछना चाहती हूं कि यही अतीक अहमद ने सोनिया गांधी जी के रिश्तेदार का, वीरा गांधी का, क्यों प्रॉपर्टी हड़प कर लिया था? ये उसके केस की फाइल है मेरे हाथ में। ये सर्टिफाइड कॉपी अगर चाहिए होगा ना तो वो भी भेज देंगे। सोनिया गांधी जी का भी प्रॉपर्टी आप लोग हड़प करते हैं। हाय हाय तौबा, लाहौल बिला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। अपने सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सब हड़प कर लेते हैं। नहीं देखिए, मैं आपसे क्या कह नहीं, आप लोग आपस में बात करने लगते हैं, आप लोग करिए। नाज़िया जवाब दे रहे हैं। नाज़िया जी आपको जवाब दे रहे हैं। जवाब कुछ कहना चाहते हैं? जवाब जी बोलिए। नहीं ऐश्वर्या भाई, आप कह रहे हैं लीगल इनलीगल तोड़े गए हैं, मुझे लगता है नहीं, मैं लीगल इलीगल की बातें नहीं कर रहा, मैं कह रहा बहुत सी सरकारों का घमंड भी इसी जनता ने तोड़ दिया है। आपको पता बिल्कुल, चला भाई? कांग्रेस को बता दिया कि तुम विपक्ष में ही रहोगे। बिल्कुल 4 जून का सत्ता बनेगी, 3 महीने के 4 महीने के अंतर अंतर पता चल जाएगा सबको क्या है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इस घमंड में थे कि आपकी 400 पार हो रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं, वो घमंड भी तोड़ा गया है। मुझे लगता है वो घमंड जो था वो बहुत ज्यादा इलीगल था, इसीलिए जनता ने वो घमंड तोड़ा है। और आने वाले 3-4 महीने में, आने वाले 3-4 महीने में ये घमंड भी टूटेगा कि सत्ता के अंदर हमेशा जो है वो पप्पा जी की सरकार रहेगी तो नहीं रहने वाली। देखिए, पॉलिटिकल लोटों की सरकार आई है, 2 लोटों पे सरकार आई है, कौन सा लोटा कब लुढ़क जाए, एक एक करके नाज़िया जी एक एक करके बोलिए। ये सरकार लोटों के ऊपर आई है, कौन सा लोटा कब लुढ़क जाएगा, छोटा लोटा लुढ़केगा या बड़ा लोटा लुढ़केगा? जिस दिन वो लुढ़केगा तो सरकार लुढ़क जाएगी। अब आप मेरी बात समझिए 1 मिनट के लिए। सरकार जब लुढ़केगी, फिरोज जी आ रहा हूं, यही सवाल होंगे, साहब आ रहा हूं, यही पूछे जाएंगे, रिजवी जी आ रहा हूं। पूछा जाएगा कि भाई साहब देश के अंदर जो इतना बड़ा करप्शन हुआ है, अब आपको पता है, APC भी हो, नाउ यू अंडरस्टैंड मैं अपनी ओपनिंग में क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था। आप मेरी बात समझिए। मुसलमान ये एक की बात ये जवाब साहब मैं बोलूं फिर आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा हूं। अब आप समझ रहे हैं दर्शकों, कैन आई बी ऑन एयर विद द ग्राफिक्स इन 60 and 40 फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड शर्मा। अब आपको समझ आ रहा है दर्शकों मैं क्या कह रहा था। 99 पे जीत बताने वाले, दिस इज द, ये मैं बोल रहा था डेलिबरेट है, ये डेलिबरेट है। 99 में जीत कैसे होती है और 240 पे हार कैसे होती है, ये जवाद जी और फाजिल साहब अपनी गणित से समझा सकते हैं, क्योंकि मेरी गणित तो 0 और 1 वाली है, जिसमें 99 100 से कम है। 2009, 14 और 24, आप समझ रहे, 14, 19 और 24, 14, 19, सुनिए 14, 19 और 24, 14, 19 और 24, अंडरस्टैंड दिस। सॉरी साहब, हाँ जी, पतरा देख के यहाँ काम होता है, जतरा देख के नहीं होता। आप देखते हैं पतरा? बिल्कुल देखते हैं। आप देखते हैं पतरा पतरा? देख जरा ऑन एयर बोल दीजिए कि आप पतरा देखते हैं, तो कल जहां जाते हैं ना आपको जाने नहीं दिया जाएगा। फाजिल साहब रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए फाजिल साहब। देखिए मजाक, क्योंकि गणित में आप फंसे हुए हैं। 99 में कहां जीत होती है मुझे बता दीजिए। रेड्डी का घर तोड़, नहीं 99 में जीत कहां होती है? रेड्डी आंध्र प्रदेश, तो भैया इलीगल है। जगन रेड्डी तो क्या है? अब वो मुख्यमंत्री, अब जगन रेड्डी तो मुसलमान नहीं है ना। जो आप कह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ जो अंग्रेज थे, आप पानी पी लीजिए अंग्रेज। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, जो आपने बोलना शुरू किया था कि मुसलमान इसलिए तोड़ रहे हैं, जगन रेड्डी मुसलमान इलीगल है, किसी का भी हो। जब मुख्यमंत्री, आप बात समझिए मेरी। कैन आई हैव गेस्ट ऑन एयर नाउ? फाजिल जी बोलिए। जगन रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे तब वो लीगल, आई एम कमिंग टू यू, समझ रहे हैं आप? जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो लीगल था। नहीं, क्योंकि सरकार उनकी थी ना,
चेक होगा। बस नहीं, यही तो बात क्या है? कहना चाह रहा हूं मैं। क्या समझाइए, एक्सप्लेन एक्सप्लेन। नहीं कर रहे, इधर उधर की बात ना करिए, ये बताइए काफिला लूटा क्यों? देखा तोड़ दो, काफिला लूटा क्यों? देखो तोड़ दो, मेरे को हटाइए, देखो तोड़ दो। यही मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं आप, समझाइए जरा। चाहिए ओनली 2 पीपल राइट नाउ, बड़ा कीजिए। खाली अबरार नगर देख के मत तोड़ दीजिए, मिल्लत नगर देख। जवाब को हटाइए 1 मिनट के लिए, ओनली 2 पीपल। बोलिए फाजिल साहब, क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना। यही मैं कह रहा हूं कि केवल अबरार नगर और मिल्लत नगर देख के आप मत बुलडोजर चलाइए। नासिया जी अब जवाब दीजिए, पर जांच कीजिए नासिया जी कि अवैध है। अब बोलिए, अब बोलिए नासिया जी। नहीं, मैं ऐश्वर्या जी, मैं पूछना चाहती हूँ इनसे कि आखिर ऐसा क्या है कि ये लोग हमेशा अवैध निर्माण, हमेशा अफजल गुरु, हमेशा आफ्ताब, हमेशा नासिर खान, हमेशा बुरहान, हमेशा यासीन मलिक के पक्ष में ही बात करते हैं। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? आज मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यासीन मलिक के साथ खाना खाते थे। अब राहुल गांधी जी जो है वो कन्हैया के कंधे पे हाथ डाल के घूमते हैं। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि हिंदू तो आकर के कह नहीं रहे हैं कि हमारी मंदिरें भी टूटी है अकबरनगर में, वो तो कह नहीं रहे हैं। आप कहीं कुछ छाती पीट रहे हैं। आप ये मुसलमान बसते क्यों हैं अवैध निर्माणों में? ये मुसलमान बसते क्यों हैं अवैध निर्माणों में? अरे ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। कह रहा है ग्राफिक्स हटा के कह रहा है एवरीवन ऑन इट। रंगरेज जी, फाजिल साहब, कहना है अंबर जैदी बैग सुबुह खान एंड फिरोज अहमद बख्त। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप कह रहे थे ना कौन तय करता है, कौन तय करता है। आपके लिए जवाब आया जनता का। और शुभम जरा इसको चेक कर सर, 1973 का अर्बन डेवलपमेंट एक्ट है उत्तर प्रदेश में, उससे डिसाइड होता है कि आपका निर्माण वैध है कि अवैध है। 1973 का अर्बन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 आप बनाए थे कि मैं बनाया था? 73 में कौन आप बनाए थे कि मैं तो सर पैदा नहीं हुआ था 73 में, मैं तो 73 में पैदा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, किसकी सरकार? 12 तो साल फिर किसी का कब्जा रहेगा वो मालिक हो जाएगा किसी भी प्रॉपर्टी। यही करते रहना, सही और गलत पे मत जाना, सही और गलत पे मत जाना यार। कोई किसी और की, अच्छा बताइए, आप और हम रंगरेज जी, हम सब गांव से आते हैं बिल्कुल सब लोग। कोई किसी के खेत पे कब्जा करता है तो उसे मतलब अवैध कहते हैं ना, क्योंकि वो उसका नहीं है, वो किसी और का है। बिल्कुल, आप बात समझिए, किसी और की जमीन पे आप अपना आज घर बनाएंगे और अगर कल उसको बोलेगा तो बोलेगा नहीं क्योंकि मैं खान हूं, कपूर नहीं हूं, इसलिए ठीक है। नहीं ऐश्वर्या जी, एक बात आपको क्या रंगरेजी समझाइए। नहीं, मैं एक बात ये भी फिरोज अहमद बख्त साहब ये भी समझने आ रहा हूं आपके पास भी कि ये समझना पड़ेगा कैसे अगर आस्था उस जमीन में हुई तो मुझे मिल जाएगी कैसे? आप क्या, कोर्ट ने डिसाइड किया है, कोर्ट ने, आप जहां जा रहे हैं कोर्ट डिसाइड कर, इसी के अंदर सरकार तय कर रही है ऐश्वर्या जी। ये बात मैं रिलैक्स बख्त साहब आ रहा हूं, मैं एक बात मेंशन करके बता रहा हूं, जहां जहां आपका लिंक बहुत कमजोर है, लिंक आपका इलेक्ट्रॉनिक लिंक बहुत कमजोर है सर, वी के ऑडियो वीडियो जा रहा है। बोलिए ऐश्वर्या जी, ये कह रहा था जहां जहां पे भाजपा की सरकार है क्या वहीं पे सब अवैध निर्माण हो? जहां और स्टेट में और राज्य की और पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर क्या अवैध निर्माण नहीं है? पूरे देश में 80% जो मैं कह रहा हूं कि अवैध निर्माण है, तो उस पर तो कार्रवाई नहीं हो रही। मगर जब देखा जाता है कि एम और एच का फर्क होता है ना ऐश्वर्या जी, तो जब एम का मामला आता है तो थोड़े वालों को भी गिरा की राजनीति तो भाजपा करती आ रही है। बताइए, 20 करोड़ मुसलमान से वो 80 करोड़ हिंदू भाइयों को डराते हैं कि तुम्हारे जो है इस पे जो है ये कब्जा कर लेंगे, सरकारी नौकरियों में सभी आ जाए। बताइए, 2% सरकारी नौकरियों में मुसलमान है। सच्चर कमेटी की सिफारिश कहती है मुसलमान। ब्यूरोक्रेट वाली बात तो नहीं करी वो, राहुल गांधी खराब मान जाएगा वो ब्यूरोक्रेट वाली बात तो कर लो कि कितने भी ब्यूरोक्रेट है सरकार में, वो भी कर लो। वो भी नहीं है, कर लो हाँ, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। 1-0 नहीं सर, सुनिए। अच्छा ये बताइए, संसद में 0 बना दिया कैबिनेट। रंगरेज, आई वाज बेटिंग यू, रंगरेज, आई वाज बेटिंग यू, रंगरेज, आई वाज बेटिंग यू, रंगरेज की सरकार हास्य पर डालने का मुसलमानों। रंगरेज साहब बताइए ना, कोई भी ब्यूरोक्रेट ये सरकार तय नहीं करती है। वो तो मुझे भी पता है सरकार तो फिर अंडरस्टैंड, आई वाज बेटिंग। मैं क्या कह रहा हूं, अंबर जैदी जवाब दे रही, अंबर जैदी जवाब दे रही, अंबर जैदी जवाब दे रही। जी बोलिए। जहां पर बीजेपी की सरकार है सिर्फ वहीं पे ही अवैध बस्तियों पर इस तरह का फिरोज अहमद बख्त साहब को लाइए, उनका ऑडियो ठीक हो गया। दिल्ली में जो मजनू का टीला है वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई हुई। वहां पर हिंदुओं के घर है, वहां पर तो ये लोग नहीं निकले कि भाई बेचारे गरीब हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं। तब इनका सेक्युलरिज्म कहां चला जाता है? तब दिल्ली में किसकी सरकार है? तब दिल्ली में किसकी
सरकार है, आप बताइए ना। आप ये जो सिलेक्टिव एक एक करके तब आपकी खिड़की से बाहर क्यों निकल जाती है? आप धर्म देखकर, आप जाति देखकर, आपको जो ये मजलूमियत है तभी निकलती है। वो बेचारे गरीब नहीं होते, ना ही कोई सलमान खुर्शीद वहां पर पहुंचता है, हल्द्वानी तो पहुंच जाते, लेकिन मजनू के टीला पे कोई नहीं पहुंचता है। ये है आपकी अप्रोच और यही दिखाती है आपकी सोच। यहाँ पर बैठ के आप ढोंग कर रहे हैं ना कि बेचारे मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। मैं तो इस तरह हाजिर खान साहब कहती हूँ कि अवैध में फिरोज जी आ रहा हूँ। हाजिर खान साहब चाहिए, चाहे हाजिर खान साहब हो या फिर अकबर या अबरार नगर हो। हाजिर खान साहब चले आए बेपरवाह की बातें करना, मजनू टीले पे रहते थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ चाहे हिंदू का मकान टूटे, अब आप हिंदू मुसलमान पे आ गए। अभी ये था कि अबरार नगर और इस्लाम नगर और अकबर नगर पे हो रही है। एक मिनट, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और इन्हें शर्म नहीं आती लोगों का घर बनाने में। ये वाला डायलॉग आपने 4-5 बार मारा। दुनिया की डायलॉग आपने 4-5 बार आजकल मैं नोट पूरा दुनिया के जो ऐसे बना के दे रहे हैं लोगों को। That's my point. जो फिरोज अहमद बख्श साहब, okay, relax now. फिरोज अहमद बख्श साहब, फिरोज अहमद बख्श, and me understand this now. Thank you very much. Thank you very much. Please hold on. नाजिया जी मैं आ रहा हूँ। फिरोज अहमद बख्श and me. 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 फिरोज, please hold on हाजिर साहब। सारे लोग सुन लीजिए। फिरोज अहमद बख्श साहब, से रहिए। ये इस तरह की राजनीति से किसी का फायदा होता है? मैं पॉजिटिव नोट पे शुरू करना। थैंक यू वेरी मच। मेरे को ज्यादा हिंदू मुसलमान हो चुका है। हाँ। मैं एक छोटी सी लाइन से शुरू करना चाह रहा हूँ। करिए आप भी करिए। भारत पे रहमते परवरदिगार है, भारत पे रहमते परवरदिगार है, कृपा श्री राम की, कान्हा का प्यार है। तो ये सब जगह होना चाहिए इसी तरह से। और रही बात ये जो सब चल रहा है टोनो टेन्योर के ये गैर कानूनी जो भी होगी, चाहे वो हिंदू की होगी या मुसलमान की होगी, चाहे वो मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गुरुद्वारा होगा, चर्च होगा, अगर ये चीजें गैर कानूनी जगह पे बनेगी तो इनको हटाया जाएगा। इसमें ये कोई कहने वाली बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सदियों से हम एक साथ रहते चले, वी हैव जेल्ड लाइक शुगर एंड मिल्क, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। अब यह है कि इसमें अब जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, खासतौर से हमारे रंगरेज साहब हैं या और भी कोई है, हाजिर साहब हैं, मैं चाहता हूं जोड़ने वाली बातें करें। अगर हम जहर उगलेंगे तो हिंदुस्तान में आग लगेगी। हिंदुस्तान से प्यारा, हिंदुस्तान से बेहतरीन मुल्क कोई नहीं है। और आखिर में एक बात कह के मैं आयशा इजाजत दूंगा, मैं सारे मुसलमानों से कहता हूं कि देखो मुसलमानों, तुम्हारे लिए हिंदू से बेहतर दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है। हिंदुओं से कहता हूं मैं, अपने दोस्तों से, कि देखो जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं सारे देशभक्त हैं, संस्कारवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं और हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब, आपसे एक सवाल है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। किसने चुनाव में स्टार्ट करी और पहले चरण के बाद आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर ये सारी चीजों पे कौन उतर करके आया? हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट करी। ये क्यों स्टार्ट करी नफरती चुनाव के अंदर भाषण? और इसका नहीं हुआ। नाजिया नाजिया और करे और ये नफरती नाजिया देश को अगर समझना नाजिया नाजिया जवाब नाजिया जवाब ऑन है नाउ विद ग्राफिक्स नाउ वक्त में नाजिया जवाब दे रही हैं। जितने भी यस नाजिया जी नाजिया के जो बाजार हैं वो जी नाजिया बहुत जल्द ऐश्वर्या जी नाजिया बोलिए। यस नाजिया के हमारे प्रधानमंत्री पर इतनी बड़ी एलिगेशन लगाने से पहले मैं सैयद जवाद से पूछना चाहती हूँ कि इस देश में ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन ये वोट जिहाद किसने स्टार्ट किया था? इस भारत में किसने स्टार्ट किया? इस भारत में थूक जिहाद किसने स्टार्ट किया? इस भारत में अरब ने क्यों लगा? धमकी दे रहे हैं 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 जिसको दे रहे हो वो धमक रहे हो। मैं तो एनालाइज कर रहा हूँ। अरे जो धमक रहा है धमके जो देश द्रोही का काम करते हैं नेशनल अरे कौन धमक रहा है? शर्म नहीं है? अरे हो सकता कल को सीबीआई भारत के अंदर आ जाए, जब बकवास उतनी किया करो जितनी जरूरत हो। कहाँ से माल आया, कहाँ से पैसा आया? बकवास उतनी किया करो जितनी सही हो। अरे क्यों नहीं बकवास उतनी किया करो जितनी जरूरत हो।
जब अब मैं कुछ बोलने लगूंगा ना, इनकम टैक्स जा सकती है तो कहीं पर भी जाएगी। बकवास उतनी किया करो जितनी जरूरी हो, जितनी अच्छी हो। तुमने बोल लिया, ट्राई दैट। बहुतों ने ट्राई किया था, बहुतों ने ट्राई किया था, महाराष्ट्र में करके देख लिया, कौन कहां है सब पता लग गया। रिलैक्स, झूठ बोला वो सब बकवास करके सब पता लग जाता है। टॉपिक पे रह के सुनो, हम तो ये कह रहे हैं तुम अगर हिल गए हो, सुनो जवाब सुनो। अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, कैमरे का प्रेम छोड़ो मेरे भाई। मैंने नहीं बोला कि तुम बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, घड़ी पहने हो, चेक करो। मेरी बात सुनो, तुम हिल गए, अर्नब गोस्वामी ने इतना अच्छा स्टूडियो बना दिया, कोई बात नहीं, सुनो कोई बात। मैं अभी एक से बात कर रहा हूँ फाजिल साहब, जब एक से बात सुनिए, मैं तो आपको सुनिए, हिल जाओ, कोई बात नहीं, हिल गए तुम्हारे, उससे पता लग गया। बट अंडरस्टैंड दिस, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात, भैया तुम सवाल नाजिया से करो, नाजिया जवाब दे रही। मैं तुमसे कह रहा हूं, नाजिया रिलैक्स, नाजिया आई अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल देम, नाजिया आई अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल देम। जो भारतीय जनता पार्टी, आपने एक बात बोली, आपने एक बात बोली, नहीं वो आप बीजेपी से सवाल पूछो। महाराष्ट्र में उनकी क्या हालत हुई? अशोक चव्हाण को लिया था ना, क्या हालत हुई? अजीत पवार को लिया था ना, क्या हालत हुई? यानी मोदी जी की नहीं कमजोरी थी ना, ये कमजोरी, गलत स्ट्रेटेजी पे मोदी जी काम कर रहे थे। महाराष्ट्र का अजीत पवार और सबको लेना, और क्या असर हो रहा है? विधानसभा क्या असर हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी। अब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट मत बन जाओ एक मिनट में, विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी, लेट देम डिसाइड। लेकिन ये धमकी, लेकिन ये जो धमकी, क्या धमकी? लेकिन जवाब सुनो मेरी, क्या धमकी? जवाब सुनो, मैंने आपको पहली बार ऑन कैम ऑफ कैम कई बार समझाया। अंडरस्टैंड, यू आर अ यंग पॉलिटिकल एनालिस्ट, अंडरस्टैंड दिस। इस तरह की धमकी किसी को नहीं, सुनो, नेताओं ने कई बार कोशिश की थी, अर्नब को जेल में भी डाला, कोशिश की थी। आज अर्नब कहाँ है और वो कहाँ है देख लो। तो इसलिए सुनो मेरी बात, नहीं मैंने कहा सुनिए, जवाब जो बोला, सुनो जवाब जो बोला बोल लो, किसी को बोलने से फर्क नहीं पड़ता। अर्नब गोस्वामी इज द लास्ट पर्सन जिसको फर्क पड़ता। एक लौता पत्रकार है, सुन लो मेरी बात, जवाब मेरे लिए यूं है and your audio will go down, इसलिए relax. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी was the only journalist जिसने अपने सारे कागज यहाँ रखे, ये है मेरे सारे कागज, कर लो जितना करना है, कर लो जितना, कर लिया तुमने, पर करके कुछ होता नहीं। बैक ऑन टॉपिक, मेरा टॉपिक मत डिविएट करो, जवाब टॉपिक मत डिविएट करो। रिजवी साहब, मैम लेट देम डू ना, रिलैक्स, रिजवी साहब, ये तुष्टीकरण की राजनीति करके किसको फायदा होता है? मैं दोबारा जा रहा हूं उस पर। तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमानों को फायदा होता है क्या? अगर कोई भी पार्टी करती है, फ्रैंकली पूछ रहा हूं आपसे, कैन आई वन वर्सेस? ऐसा है कि जी ऐश्वर्या भाई, नाज़िया रिजवी जी, तुष्टीकरण, फिरोज अहमद बख्श जी का ऑडियो ठीक कीजिए प्लीज, थैंक यू। हाँ, मुझे नहीं लग रहा है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति हुई है उससे, या बीजेपी जिसको तुष्टीकरण कहती है, उससे आज तक किसी को कोई फायदा हुआ है? मुझे नहीं लग रहा है। मुसलमानों का कैसे तुष्टीकरण हो गया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लिख रही है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई, तुष्टीकरण हुई। सर आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है, आज जो नौकरी में 47, सर आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है, माफी चाहता हूं, आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। फाजिल साहब ऑन अ सीरियस नोट, कोई करे इल्जाम बीजेपी पे लगाते हैं ना हमेशा, विपक्ष, कांग्रेस हो या जितनी भी इंडिया अलायंस है ना, नहीं जो भी रहता है उस पे, नहीं सरकार में कांग्रेस रहती है तो भी विपक्ष में जब बीजेपी थी तब था कि कम्युनल पॉलिटिक्स ये करते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स ये करते हैं। मुझे बताइए कोई नहीं, वो आपका इल्जाम है। इसकी शुरुआत किसने की भारत में, जरा इनसे पूछ लीजिए। अंबर जैदी एंड फाजिल, आप बताइए कहां से शुरुआत? थैंक यू, इन स्टूडियो, कीप मी आउट ऑफ इट, बोथ ऑफ देम ऑन। भारत में राजनीति की शुरुआत, आप दोनों बात कीजिए। आप बताइए ना, तुष्टीकरण की जन्मदाता कौन सी पार्टी है? किसने संविधान की प्रस्तावना में इस तरह के शब्दों को जोड़ा जिससे देश में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत हुई? आप बता दीजिए। अगर आप इतने सच्चे मुसलमान और देशभक्त हैं तो आप आज सच बोल दीजिए देश के सामने। 1989 में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी, और ज्यादातर देश के हिस्सों में कांग्रेस। तब इस चौराहों पर नारा लगता था, नाज़िया आ रहा, होल्ड ऑन, तब चौराहों पर यह नारा लगता था कि मुसलमान दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। कब कौन ये नारा लगा रहा था? आप बता दीजिए। अभी 89 के बाद ही पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप 70 के, आप 89 पे तो आ गए, पहले 70 के दशक में तो चले जाइए, 70 पे जाइए ना, थोड़ा पीछे भी जाइए, 8-10 साल पीछे जाइए, पहले थोड़ा पीछे जाइए ना। 70 पहले आता है, 89 पहले आता है। तो मुसलमान नहीं है, आप लोग इस देश का संविधान बनाए,
आपको और 89 के बाद ये नारा कौन लगाता है और बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? इनको एक मैथ्स का टीचर लगवाइए ट्यूशन, जो अगली बारी आंकड़े सही से सोच समझ कर पढ़कर आए। आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप बेशर्मी से कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति का समर्थन करते हैं। और आप इस देश के मुसलमान समाज के आप दोषी, अगर आप कांग्रेस ने जो मुसलमानों के साथ छल किया है, अगर आप उसको नहीं बोलते, नहीं सच बोलते हैं, क्यों ये नहीं हो अरे नहीं हुआ क्या? क्यों ये नहीं हो सकता? 80 के दशक में वो तो तय एक वृद्ध महिला शाहबानो के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसको प्रेशर एब्सोल्युटली यू आर राइट, कांग्रेस एब्सोल्युटली यू आर राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, नाजिया नाउ 2 वर्सेस 2 नहीं है। नाजिया एंड रंगरेज। नाजिया जी, नाजिया जी बोलिए। नाजिया एंड रंगरेज। हाजिक साहब को भी रखिए, बोलिए। नाजिया जी शर्मा, नाजिया जी, या मैम बोलिए। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुसलमानों के ये अपीजमेंट की और ये तुष्टीकरण की राजनीति से हमेशा मुसलमान मर्दों का फायदा हुआ है, हमेशा हुआ है। आप देखिए इमाम बुखारी साहब बड़े बिजनेस क्लास से ट्रेवल करते हैं, मैं इकोनॉमी से करती हूँ। देखिए मदरसे के नाम पर कितना फंड उठाते हैं, हमसे फितरा ज़कात भी ले लेते हैं, हमसे मॉडर्न जजिया भी ले लेते हैं, और उसके बाद श्रद्धा की बोटियां करते हैं तो सीधा शिफ्ट कर जाते हैं सीआरपीसी और आईपीसी पर। फिर बेल के भी यहाँ पर नारे लगते हैं कि भाई बेल भी हो जाना चाहिए बलात्कारियों का। तो देखिए ये इतने चिटिंगबाज मुसलमान हैं जो ना अपना इस्लाम अच्छे से मानते हैं और ना संविधान मानते हैं। कहेंगे टीवी चैनलों पर रोज कहेंगे कि हम तो संविधान मानते हैं, पर जैसे ही यूसीसी का बात आएगा कहेगा नहीं हम नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानते। अभी रंगरेज को देख करके मुझे याद आ गया कि कैसे असदुद्दीन अवैसी का भतीजा अरफात माधवी लता जी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा था। कितनी बुरी तरीके से एक बीजेपी कैंडिडेट महिला को, उसकी बूढ़ी मां को गालियां दे रहा था। कोई फतवा नहीं जारी हुआ, लेकिन इलियास साहब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पे चले गए तो बड़ा फतवा जारी हुआ। तो मुझे लगता है कि ये मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इससे इनको बड़ा फायदा होता है। तुष्टीकरण की राजनीति करने से मैं आ रहा हूं। फिरोज अहमद बख्श, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एक सेकंड। नाजिया साहब है, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए, मेरी आवाज सुन रही? ऐसा है, हमें कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट तक पहुंचना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों को 70-75 साल जो है बहुत, यानी उनको परेशानी हुई। कांग्रेस ने उनको बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया। उनके मोहल्लों में बजाय स्कूल खोलने के, बजाय स्टेडियम खोलने के, बजाय लड़कियों के कॉलेज खोलने के, वहां पे थाने खोल दिए। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी अपनी गारंटी में मुसलमानों को भी ले लें, और उन्होंने लिया है। उन्होंने ये, मैं दोबारा इस बात को कहूंगा, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मुसलमान हमारी संतान की माफिक है, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। हमारा भी फर्ज बनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में किरणों से, सदियों से एक साथ रहते चले आए। और एक शेर के साथ बात को खत्म करूंगा, मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, भारत सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। सभी लोगों को इस बात पे चलना चाहिए। और हम ठीक है, ये रटाते होते रहते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन हम सब भाई हैं और आगे भी भाई रहेंगे। फिरोज अहमद बख्श साहब, ये गारंटी जो है ये मणिपुर में भी नहीं चली, और मणिपुर पे तो खुद आरएसएस के मोहन भागवत साहब ने सवाल खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है, अरे मेरे चचा, मेरे बड़े चचा, मेरे प्यारे चचा, मेरे चांद बेटे वाले चचा, सुन तो लिया करिए। अब आप बोल रहे हैं तो मैं बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि चले तो चले, छलनी में बोलने लगी जिसमें 72 छेद। तुम सीरिया में पैदा नहीं हुए, तुम अफगानिस्तान में पैदा नहीं हुए, ईरान में पैदा नहीं हुए, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाजपा जो है वो इंसानियत की भी दुश्मन बनती जा रही है। अगर इंसानियत का तकाजा देखा जाएगा तो मणिपुर जो है वो इतनी खतरनाक नजीर है कि हमारे पूरे भारत के ऊपर कालिक पोती है। हमारे भारत का जो पूरे विश्व के अंदर मणिपुर में कालिक पोती गई इस डबल इंजन की सरकार ने। बस्तियां बजाने जो है बनाने में यकीन नहीं है, बस्तियां उजाड़ने में भारतीय जनता पार्टी का हिंदू भी उतने ही प्यारे हैं जितने मुसलमान, दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान को बनाया। आप मैंने किसी को आपने मुझको रोका, अब मैं इसीलिए कह रहा था उनको जरा देखो। सुनिए, स्टॉप टेलिंग मी, रिलैक्स। रंगरेज जी रिलैक्स, ये ऑफ। हाँ तो फिर आप ऐसे अच्छे लगते, रिलैक्स कीजिए, एक एक करके बोलेंगे, मैं आ रहा हूँ सबके। नाजिया, मेरा सवाल ये था कि बरेली में तो कोई स्पेसिफिकली बोलूं, क्या नाम है बरेली विजुअल्स डायरेक्टर साहब,
कोई मुसलमान गैंग क्या मुसलमान आदमी का नाम भी नहीं है जो हिंदू मुसलमान की बात है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2 गैंग है, एक उपाध्याय गैंग और एक राणा गैंग, दोनों लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड ग्रैबर्स। पुलिस की जो एफआईआर है उससे नाम आ रहा है, दोनों के गुंडे पकड़े हैं, दोनों के गुंडे जी। और पकड़ के वहां पे हुआ है। मैं कह रहा हूं बात ये नहीं है, बात ये है कि जब, और आप नहीं सिर्फ फाजिल साहब या जवाद साहब, आप नहीं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ऑफिशियली दे आर सो हैप्पी दर्शकों कि 44 की जगह 99 आए हैं, कि 99 को वो 990 समझ रहे हैं। जीरो की वैल्यू होती है, एग्जैक्टली होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है कि 99 के आगे अब जीरो लगा के उसको 990 समझने लगे और 240 को 24। द प्रॉब्लम इज दिस, रियलिटी ये है कि 240 को 24 समझा जा रहा है और 99 को 990, 99 को 990। आप मेरे को बात बताइए, यूपी में ये हो रहा है, इसमें तो कोई हिंदू सियासत में 1 और 1 11 होते हैं ऐश्वर्या जी, एक्चुअली और 1 और 1 2 भी नहीं होते। ऐश्वर्या जी मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, ऐश्वर्या जी मेरी तरफ देखिए, आप सारी चीजें नाजिया से पूछ रहे हैं, बोलिए नाजिया क्या है? रंगरेज जी आप बता दीजिए, क्या जवाब देंगे? क्यों नहीं देंगी? मेरी मर्जी, में जिससे पूछूं। नहीं, आपसे भी पूछा ना, जब आपसे पूछा तो आप शांत थे। आप पूछिए ना, मतलब वो क्या जवाब देंगे? यार आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो क्या जवाब देंगे? आपने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, क्या बात करी उन्होंने मुद्दों की? आप उनकी सुनने जा रहे हैं, पूरी मुद्दों की बात बार-बार। अरे सबके पास आ रहा हूं, सबसे पहले आपके पास आया। आपको दिक्कत है कि मैं नाजिया जी से पूछ रहा हूं? आपको दिक्कत है कि मैं उनसे पूछ रहा हूं? बोलिए, आपसे शुरू किया था डिबेट, आपसे डिबेट शुरू किया था। I'll come to you. Hold on, I'll come to you. Hold on, I'll come to you. हाजिक साहब के पास, हाजिक साहब टॉपिक पे। अरे भाई रिलैक्स, बात एक सेकंड, मंडल और मैं हाजिक खान साहब से बात कर रहा हूं। हाजिक साहब बोलिए। देखिए बात यह है कि चुनाव हो चुका, हाँ, चुनाव होने के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। हाँ। हम ये कह रहे हैं अनऑथराइज्ड कोई भी चीज साहब को रखिए, हाँ, किसी भी जमाने में हो, हाँ। लेकिन जब 10 साल 15 साल बुलडोजर हो जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है, वहाँ की नगर पालिका, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जब वो बनता है। रिश्वत सब लेकिन अंबर जी रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता। अंबर जी ने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा आपसे कि वहां पे क्या सिर्फ मुसलमानों के घर थे? नहीं, इलीगल जिसके भी थे। मैं ये कहता हूं, इररिस्पेक्टिव, चाहे हिंदू हो, मैंने कहा भारत का इररिस्पेक्टिव, तो फिर क्यों इसको बोला जा रहा है कि सिर्फ इसीलिए तोड़ा गया क्योंकि वहां पे मुसलमानों के घर थे? फाजिल साहब आ रहा हूं एक एक करके ना, बात ये है, आ रहा हूं इसके बाद, आप बोलना चाहते हैं इस पे तो आ जाता हूं। बात ये है कि सरकारों की जिम्मेदारी ये होती है कि अपने नागरिकों को हाउस दें, मकान दें, तो लेकिन इलीगल थोड़ी देंगे, और उनको जो है हेल्थ दे, एजुकेशन दे। दुनिया की सारी एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास एक एक। सरकार आने के बाद लोगों के घर गिराती है। एक एक करके सब बात ये है कि सरकार घर गिराने के काम के लिए नहीं आई। हम ये कहना अनऑथराइज था तो जिस दिन वो बन रहा था उसी दिन रोक देना चाहिए। कोई नहीं मकान बनेगा, लेकिन सरकार, उस समय की सरकारों ने नहीं रोका तो आज की सरकार भी एक्ट ना करे। रंगरेज जी, अगर उस समय की सरकारों ने नहीं रोका, अब आप अपने टाइम पे बोलिए ना दादा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। रंगरेज जी बोलिए, क्या उस समय की सरकारों ने अगर इलीगल काम होने दिया तो आज की सरकार भी इलीगल होने दे? क्योंकि अगर आज की सरकार इलीगल होने देगी, जो कल जो सरकार आएगी किसकी आएगी वो जनता जानती है ना? बिल्कुल। तो फिर वो बोलेगी कि पहले की सरकारों ने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी। सो हु विल एक्ट सर? बिल्कुल आप अंग्रेजी कौन एक्ट? कार्रवाई होनी चाहिए, मगर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अवैध निर्माण होने दिया। बिल्कुल होनी चाहिए है उस समय। आई एम विद यू ऑन दिस, उनके खिलाफ आई एम विद यू ऑन दिस। आपने आज तक कभी किसी एमएलए का, एमपी का, मिनिस्टर का, कोई सीएम का टूट रहा है यहाँ तो? अरे वो तो सीएम की तो मेरे को नहीं पता, उस वाली की मेरे को एक एक करके जवाब साहब अपने टाइम पे। मगर जहां पर ये हो रही है वहां पर किसी नेता का मकान टूटता हुआ नहीं दिखता। टूटता मकान किनका है? जो बेचारे गरीब होते हैं। और नहीं तो क्या नेता ने कितने बड़े बड़े अवैध निर्माण कर रखे हैं, आपको पता होगा। आपको भी पता? मेरे को भी पता है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन पे फाजिल साहब धनंजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मगर 146 आपके पास नंबर भी है। ओके फाजिल साहब, 146 आपके पास नंबर भी है। फाजिल साहब एंडिंग, आ रहा हूं मैम। नाजिया आई विल कम टू यू मैम। मैम मैं आ रहा हूं। अभी ये कहा एंडिंग कमेंट्स एक एक करके। जगन रेड्डी जब प्लीज डोंट डू दिस थे तब वो निर्माण जो है उनका वैध था, अब वो हट गए, विपक्ष में आ गए तो अवैध हो गया। इस परिस्थिति से नहीं, इस देश तरह से नहीं देश चलेगा। देश संविधान से चलेगा और ये सबको मानना पड़ेगा। देर सवेर सबको ये मानना ही पड़ेगा। हमारे भारत के अंदर ऐसी भी नजीरें हैं, जब स्वर्गीय करुणानिधि साहब को अम्मा जी ने, स्वर्गीय वो भी हो गई, जब अंदर कराया था जेल के अंदर, तो उनके साथ जो सुलूक करा था,
फिर जब वो जेल से बाहर निकल के आए, वो भी गलत राजनीति, और उन्होंने भी वैसी ये जो नहीं, द पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा इज रॉन्ग, खत्म, पर ये युवा भारत का नहीं होने देगा ना, ये नहीं होना, द यूथ ऑफ इंडिया विल नॉट अलाउ दिस जमा, राजनीतिक, एंड यू रिप्रेजेंट दैट यूथ, इसलिए मैं कहता हूं हर बार, हमें डोंट गेट मूव्ड बाय ऑल दिस। अंदर में ऐसा डाला गया है, समेट दिया ना, इसीलिए कह रहे हैं कि राजनीति को खुले दिल से चलाना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ओके, पॉइंट टेकन ऑन अ पॉजिटिव नोट, आई टेक दैट, यस। अंबर जी, एंडिंग कमेंट्स। नाजिया जी आ रहा हूं मैं यहाँ पर ऐश्वर्या ये बात कहना चाहती हूँ कि सब लोग कह रहे हैं गरीबों के घर तो बेचारे गरीब, सबको रखिए एंडिंग में, और जिन जो ऑफिसर इसमें शामिल है उसमें उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन ऑफिसर्स पे प्रेशर बनाकर फोर्ज डॉक्यूमेंट, फोर्ज जो अवैध बस्तियां बसाने वाली जो पार्टियां हैं उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये सब उस सत्ताधारी या जो अब आप बीच में बोल, आप उन सब पार्टियों के उसमें समर्थन में थे, तो आप जो ये पूरा तंत्र है जो जीरो से है, ग्राउंड से, उससे बात कीजिए ना आप। नाजिया जी एंडिंग कमेंट को खत्म करने, नाजिया जी एंडिंग कमेंट्स कि क्यों मुसलमानों को अवैध बस्तियों में बसाया जाता है, क्यों है आज शांति से बैठो, नाजिया जी एंडिंग कमेंट्स, यार रिलैक्स, अंग्रेजी रिलैक्स, रिलैक्स, भारतवासियों रिलैक्स, सबसे पूछ रहा हूं भैया, सबसे पूछ रहा हूं, क्या अंबर जी नहीं बोल रही हैं? सबसे पूछ रहे हैं, अब 5-6 लोग हैं, 2 वर्सेस 4 है, आप देखिए। नाजिया जी एंडिंग कमेंट्स, नाजिया जी एंडिंग, इसलिए आप उनको सुन रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है ऐसा? अंबर जी बोल रही है तो अंबर जी को लगता है, आपको लगता है? अंग्रेज जी एंडिंग कमेंट्स, आप कैसे गालियां दे रही है मुसलमानों को? कौन दे रहा है? बातें कर रही है कौन दे रहा है? एक किसी ने अपशब्द नहीं दिया, किसी ने एक अपशब्द नहीं बोला है, एक अपशब्द नहीं बोला है, नहीं बोला है अपशब्द। नाजिया एंडिंग कमेंट्स टू यू मैम, एंडिंग कमेंट्स टू यू। ये आपको रोकना चाहते हैं, बट आई विल नॉट लेट दैट हैपन। नाजिया जी एंडिंग कमेंट्स टू यू, बोलिए मैम। 40 मिलियन घर, 40 मिलियन घर, नाजिया जी एंडिंग कमेंट्स, रंगरेज जी प्लीज, अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, एंडिंग कमेंट्स रंगरेज जी, आपके पास वो ताकत नहीं है, रिलैक्स कीजिए, जब घरें तोड़ रिलैक्स। टूट रही हैं, अरे आपको ऐसा लगता है भाई, और उसमें भी, और मैं कहूं कि आप करते हो तो, और मैं कहूं कि आप करते हो पब्लिसिटी के लिए, वो टिकट टू पाकिस्तान करे, हमारे भारत में, प्लीज रिलैक्स, जेल तक प्लीज रिलैक्स, संविधान से चलेगा, प्लीज रिलैक्स, हर हाल में प्लीज रिलैक्स, चलेगा, प्लीज रिलैक्स। पब्लिसिटी प्रधानमंत्री दे रहे थे, तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने दिया। जहां पर 1500 लोग मुसलमान की बस्ती थी, वहां पर भी 530 मुसलमानों को आवाज दिया गया। पूरी डिबेट पे, ओके नाजिया, पूरी डिबेट पे एक भी अपशब्द, कब्जा जो भी करे वो गलत है। देखिए जो कब्जा करता है वो ये नहीं देखना चाहिए उसके नाम के पीछे कपूर है या खान है। आप बात समझिए मेरी, जो गलत करता है वो गलत है। अवैध जो भी करेगा, कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का, कोई कह रहा है वहां पे जहां टूटे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, वहां पे क्या हिंदुओं के नहीं थे? अंबर जी तो कह रहे वहां पे मंदिर भी थे, डिटेल्स है, सारी डिटेल्स है, रिपोर्ट है। अगले 2 दिन बाद और होने वाला है रंगरेज जी, 2 नहीं 3 और जगह, और पुलिस बता के कर रही है कि आपका ये इलीगल है, इतने सालों से इलीगल है, इतने नोटिस दिए हुए हैं, ये इलीगल है, और वहां पे सिर्फ एक धर्म जाति के लोग नहीं रहते हैं। समझिए मेरी बात, एक धर्म जाति के लोग नहीं रहते हैं, तो गलत करने वाला गलत है, गलत करने वाला गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो लोग 44 को या 99 को 990 समझ रहे हैं और 240 को 24, और जो ये बोल रहे हैं अरे बाबा कमजोर हो गए यूपी में, बाबा कमजोर हो गए यूपी में, दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड रियलिटी। बाबा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बाबा विल एक्ट व्हेन ही वांट्स टू, और जो सही है उस पर। और ऐसे ही एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आज बाबा हैं, कल जो होंगे उनको, और जो कल थे उनको भी ऐसे ही करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। को पावर्ड